दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो फाइनली आपको पता चल ही गया कि वीडियो किस बारे में होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग इंडियन डेवलपमेंट को पूरा का पूरा खत्म करने वाले विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। इंडियन डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। फास्ट लेकिन फास्ट, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन सीरीज है। तो सबसे पहला 1 मार्क का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज कॉज्ड बाय। मतलब आपका जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डूबने का क्या कारण था, ठीक है। तो पहला बात, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खतरनाक टैक्स पॉलिसी लगाया था, भाई सही बात है। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। देखो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो, मशीन मेड प्रोडक्ट्स से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिला था, ये भी रीजन था। और चेंज इन द पैटर्न डिमांड, लोगों का डिमांड पैटर्न क्या हो गया था, चेंज, मतलब लोग अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाने लगे थे। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भैया, ऐसा इकोनॉमी जो रुका हुआ है, जिसका डेवलपमेंट का पाथ में बहुत ज्यादा हार्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे इकोनॉमीज को हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। भैया बात खत्म। डिफाइन कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है, जब एक कंट्री या एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे क्या करता है, राज करता है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसे दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो करना पड़ता है, तो यह वही कॉलोनियल रूल कहलाता है। तो भैया ये भी हम लोग आंसर खत्म, कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद डिफाइन टर्म ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या, देखो जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने बोले, मतलब ब्रिटिश का कहना यह था कि भैया आप एग्रीकल्चर को क्या करो, सिर्फ एग्रीकल्चर सेल्फ कंजप्शन के लिए मत होगा। मतलब पहले खेती बाड़ी खुद के लिए किया जाता था, खुद का पेट भरने के लिए किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश ने हम लोग को ये सिखाया कि भाई कि एग्रीकल्चर के हेल्प से आप लोग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर को अब सिर्फ खुद के लिए मत होगा, उसको बिजनेस वेंचर देखो, इसी को कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया था। मतलब एग्रीकल्चर का हेल्प से आप बिजनेस स्टार्ट करो बस, ठीक है ना। मतलब इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर द होम कंजम्पशन, ठीक है। मतलब सेल के लिए यूज करो, ठीक है, खुद के लिए यूज मत करो, बेचो। फार्मर्स वेयर पे टू द हायर प्राइस टू प्रोड्यूस द केस क्रॉप। और फार्मर्स को बहुत ज्यादा हायर प्राइस पे किया जाता था कि क्या उगाने के लिए भैया, केस क्रॉप लाइक जूट, इंडिगो, ये सब का खेती करने के लिए उन लोगों को ज्यादा प्राइस दिया जाता था, ठीक है। नेम द सेक्टर इन विच द प्राइमरी स्टेटेड द ऑक्यूपेशनल सेक्टर। भैया प्राइमरी, हम लोग ऑक्यूपेशनल सेक्टर क्या था, हम लोग का प्राइमरी सोर्स क्या था ऑक्यूपेशन का, भैया खेती बाड़ी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसका आंसर है। फिर 2 और 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स 6 मार्क का क्वेश्चन समझ जाएंगे। फिर देखो, राइट टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब देखो यहाँ में ना, राइट टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल, मतलब दो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिससे कि इंडिया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, जो किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। तो भैया दो ऑब्जेक्टिव, पहला बात इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन था, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल, पहला था भाई इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन था। आप फिर उसके बाद क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल। इसके लिए इन्होंने क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया था। जैसे कि देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रेलवेज, रोड्स and ports was facilitated to the extraction and transportation of raw material like cotton, jute, minerals from the India to Britain। देखो ब्रिटिश ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया था, 2 रीजन था। पहले तो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बोले तो अगर ब्रिटिश मान लो कि रोड रेलवे बनाएंगे तो इससे क्या होगा, उन लोग का गुड्स, मतलब हम लोग का इंडिया वाला गुड्स फटाक से ब्रिटेन में पहुंच पाएगा इजिली। पोर्ट्स वगैरह उन्होंने बनाया कि समुद्र का रास्ता बना कि फटाक से यहाँ से सामान उन लोग बाहर में बेच पाए, जिससे कि उन लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए और साथ ही साथ इंडिया का एक्सप्लोरेशन हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया था। और साथ ही साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था, ठीक है। ये 2 रीजन है, दो ऑब्जेक्टिव है। फिर स्टेट द फीचर्स इंडियन इकोनॉमी प्री कॉलोनियल पीरियड। मतलब देखो जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में राज उन्होंने नहीं किया था, उससे पहले हम लोग का इंडियन इकोनॉमी कैसा था, मतलब ठीक है, मतलब ब्रिटिश आने से पहले हम लोग का इंडियन इकोनॉमी कैसा था, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो भैया सिंपल सा बात है, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में नहीं आए थे तो हम लोग इंडिया बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से कर रहा था। 85% पॉपुलेशन हम लोग का एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, तो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हम लोग का एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। फिर से
फार्मर जो भी उगाते थे खुद के लिए और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उगाते थे कोई भी सामान, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था भाई। फिर एक इंडिया बहुत ही ज्यादा, इंडिया का मतलब इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हुआ करता था। इंडिया बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता था एशियन कंट्री के साथ और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडिया इंडिया फेमस था मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया के पास सब कुछ, इंडिया सेल्फ रिलायंस, सेल्फ प्रोड्यूस, सब एक मतलब संपूर्ण देश माना जाता था उस टाइम में, ठीक है, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में राज नहीं करते थे, तब का बात है ये, ठीक है, उससे पहले का बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी पढ़ लो। फिर एक्सप्लेन द लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है भाई? अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप ऑफ, देखो लैंड टेन्योर सिस्टम में क्या था कि जो ओनरशिप था लैंड का, वह ट्रांसफर कर दिया गया था ओनर से किसके पास? जमींदार के पास, और जमींदार उस लैंड के नॉमिनल हेड बन गए थे। और जमींदार से लैंड से होने वाले जो भी रेवेन्यू जमींदार से कलेक्ट करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स के फॉर्म में जमा कराते थे, ठीक है। तो भैया ये लैंड टेन्योर सिस्टम था। लैंड टेन्योर सिस्टम में सिंपल सा बात है, जो किसान फार्मर्स का लैंड था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था किसको दे दिया गया था? आपके जमींदार वगैरह को दे दिया गया था। फिर व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? देखो पहला बात, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे कि ब्रिटिश हम लोगों ने इंडिया में राज किया, ठीक है, तो ब्रिटिश आने के बाद दो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने के लिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ब्रिटिश आने के बाद हम लोग का इंडिया में दो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ। तो भैया हम लोग ब्रिटिश आए तो हम लोग का भैया डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड्स बना, रेलवेज बना, पोर्ट्स बना, तो हम लोग का देश का डेवलपमेंट ही हुआ। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लोग कानून भी उन लोगों ने बहुत सारा दिया हम लोग को, इससे हम लोग का देश का भी भला हुआ बाद में जाके, ठीक है। जब उन लोग थे तो भला नहीं हो रहा था, लेकिन वो पोस्ट रिफॉर्म जब हम लोग का, जब इंडिया आजाद हो गया ना, उस टाइम बहुत हम लोग को फायदा मिला रेलवे से, ठीक है, रोड से, बोट से, ठीक है ना। फिर उनके आने के बाद एजुकेशन सिस्टम भी पूरा स्प्रेड हुआ, सभी लोग पढ़ने जा रहे थे, सभी लोगों को एक जागरूकता हुआ कि भैया पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रिटिश आने के बाद ही ये सब हुआ। फिर बॉम्बे, कोलकाता यूनिवर्सिटी, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, ये सब सेटअप भी हुआ था ब्रिटिश के टाइम में। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज मिला, ठीक है। फिर हेल्थ केयर सिस्टम हम लोग का बहुत बढ़िया हो गया था ब्रिटिश आने के बाद। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी नया नया डेवलप हुआ, ठीक है। फिर आइडियाज नया है, बिजनेस आइडियाज नया नया डेवलप हुआ ब्रिटिश आने के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर बताओ इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है ना, कैसा था? तो भैया बहुत खराब था हम लोग का एग्रीकल्चर सिस्टम। पहले बात तो जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम में क्या था? देखो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बताओ एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था? भैया बहुत खराब था। सबसे पहले तो बात है जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को लैंड टेन्योर सिस्टम भी बोला जाता है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंड, जो फार्मर्स का लैंड था उसे ट्रांसफर किसको कर दिया गया था भाई? किसको कर दिया गया था? आपके जमींदार, और जमींदार उसके नॉमिनल हेड बन गए थे। वही क्या करते थे, लैंड का जो भी होने वाला रेवेन्यू था तो वह खुद अपने पास रख के और कुछ ब्रिटिश को दे देते थे, ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम बहुत खराब हुआ था उस टाइम में। फिर नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब पहले किसान खुद के लिए सामान उगाते थे, लेकिन जब ब्रिटिश है हमारे इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, उस टाइम में ब्रिटिश फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि भैया आप कैश क्रॉप उगाओ, कैश क्रॉप में अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप खुद के लिए मत उगाओ, फसल को बेचो मार्केट में। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। फिर इंडिपेंडेंस से पहले भैया हम लोग का लो प्रोडक्टिविटी, हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम था। क्यों कम था? उसका बहुत सारा रीजन था कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं था, ठीक है। उस टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी उतना नहीं यूज करता था। फिर हम लोग का टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं था। फिर हम लोग फर्टिलाइजर्स, केमिकल उतना यूज नहीं करते थे, हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते थे। तो ये सब रीजन था आपका खराब एग्रीकल्चर का, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा ना होने का। फिर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब हम लोग बेसिकली ज्यादातर काले मेघा पानी तो बरसात उस पर डिपेंड थे, मतलब बारिश अच्छा हुआ तो भैया खेती अच्छा था, बारिश अच्छा नहीं होता था तो खेती भी अच्छा नहीं होता था भाई, ये भी रीजन था। फिर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर तो पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले। तब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म ही हो गया था लगभग। पहला बात तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हाई टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिला था किसके, मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, जिससे हम लोग का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरा खत्म हो गया था। फिर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी,
ब्रिटिश ने बहुत खतरनाक टैक्स पॉलिसी लगाया था। अगर इंडिया से कोई गुड्स जा रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर में जा रहा है, मतलब इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। अगर ब्रिटिश इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर इंडियन प्रोडक्ट लाइक इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर बाहर में बेचा जा रहा है तो भैया उसमें हाई टैक्स ब्रिटिश ने क्या किया था, इम्पोज कर दिया था। तो ये भी बहुत सारा रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर डूबने का हम लोग का। फिर लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसमें उस टाइम में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था ही नहीं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसमें कोई भी गुड्स मशीन की हेल्प से बनाया जाता था, उस टाइम में ना के बराबर इंडस्ट्रीज था। तो ये भी हम लोग का इंडस्ट्री खत्म होने का रीजन था। फिर चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, भैया पैटर्न ऑफ डिमांड भी चेंज हो गया था। अब लोग मॉडर्न कपड़ा पहनने चाहते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते थे, जिसके कारण हम लोग का इंडियन प्रोडक्ट भी डे बाय डे खत्म होने लगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे। भैया नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे का मतलब कि जब रेलवे था तो देखो, अगर मान लो हम मान लो कि हम लोग आसाम से है, हमको दिल्ली में सामान भेजना है, तो भैया हम लोग को बैलगाड़ी यूज करना होता था मान के चलो। लेकिन ब्रिटिश को यहाँ से वहाँ भेजना है तो भैया रेलवे में फटाक से भेज दो, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन कुछ बहुत कम लगता था, हम लोग का ज्यादा लगता था। तो इस तरीके से हम लोग का रेलवे का भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। फिर हम लोग का नेक्स्ट सब चैप्टर नंबर 2 भाई। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर में 2 में चलो 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर नीति आयोग वाज फॉर्म। देखो चैप्टर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ ब्रिटिश आने के। फिर से इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे आप सब एक बार गो थ्रू कर लेना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, इन विच ईयर नीति आयोग वाज फॉर्म एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ये पढ़ लेना है, 1 या 2 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया नीति आयोग फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को एंड फुल फॉर्म में नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये हो गया। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको आर्किटेक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का कहा गया है, तो भैया प्रशांत चंद्र महानलोबिस को कहा गया है। ठीक है, when was the first 5-year plan was launched in when was the first 5-year plan launch, कब 5-year plan launch हुआ था, तो भैया the first 5-year plan was launched in 1951 which mainly focus in the development of private sector, बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए किया गया था। डिफाइन सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। अब भैया सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है ये बताओ। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द जस्टिस इन एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट हैज टू सेट द मैक्सिमम लिमिट ऑन हाउ द मच, मतलब गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया था कि एक पर्सन इससे ज्यादा लैंड अपने पास रख नहीं सकता है। ठीक है, तो सीलिंग ऑफ लैंड करने का मेन मोटा था कि सभी को लैंड मिल जाए, एक पर्सन मतलब मैक्सिमम इससे ज्यादा लैंड अपने पास रख नहीं सकता है। अगर इससे ज्यादा किसी के पास इतना बड़ा लैंड है तो भैया उसको इतना रखना होगा और मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा लैंड बचा है उसे लैंडलेस पर्सन को दे दिया जाता था। इसी का मतलब है सीलिंग ऑफ लैंड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि मिलजुल के खेती बाड़ी करना। जब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करेंगे तो उसी को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा गया है। जैसे कि मान लो कि आप सिंगल फार्मर हो, अगर आप बाजार में जाओगे रॉ मटेरियल्स खरीदने, मतलब बीज वगैरह खरीदने, आपको ज्यादा कॉस्टिंग मिलेगा। ठीक है, अगर सामान बेचोगे भी तो आपको बार्गेनिंग पावर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 10 लोग मिल जाएंगे और वही रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे, वही बीज खरीदने जाएंगे, आपको कम कॉस्ट में मिलेगा और सब मिलकर सामान बेचने जाएगा तो बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा, जिसी को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा गया है। फिर डिफाइन द सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी बहुत है, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसमें देखो अगर मान लो कि जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला देखो कि अगर तुम 1 kg वीट का बात मान के चलो। ठीक है, 1 kg वीट का गवर्नमेंट ने दाम फिक्स कर दिया था 15 रुपए केजी। ठीक है, कितना, 15 रुपया केजी। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला देखो मैं 1 kg वीट तुमसे 15 रुपए में खरीद लूंगा, अगर तुमको इससे ज्यादा में मिल रहा है जैसे कि 20 रुपए में मिल रहा है तो तुम आराम से दूसरे पर्सन को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन तुमको 10 रुपए केजी दे रहा है तो भैया उसको बेचना मत, क्योंकि मैं ही 15 रुपए में खरीदूंगा, मैं तुमसे ज्यादा में खरीद लूंगा। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिससे कि फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ था, क्योंकि मिडिल मैन उस टाइम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ने फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाया। ठीक है, डिफाइन द आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन क्या भैया, ये बहुत बीबीए मार लेना, पढ़ लेना कि डिफाइन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन क्या भाई। तो अकॉर्डिंग टू 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन द स्टार्टिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भैया देखो आईपीआर में क्या किया था कि जो आपका पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको बढ़ा दिया गया था। एक मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का रोल्स को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि मैक्सिमम अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर बस प्रॉफिट के लिए देखेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने आईपीआर को लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके तहत कि देश का डेवलपमेंट मतलब देश का जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो। 1956 में गवर्नमेंट ने आईपीआर को लॉन्च किया था, जिसके तहत जिसका मेन गोल क्या था, रिवोल्यूशन इज टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका मेन
मतलब मेन गोल ही था कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया जाए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जाए, इसको आईपीएल बोला गया था, ठीक है। फिर डिफाइन द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग refers to the utilization of resource of the countries in the various development activities in accordance with the national priorities। मतलब इसके इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस है इंडिया में, उस रिसोर्सेस को इस तरीका से यूज किया जाए, एलोकेशन किया जाए, जिससे कि हम लोग का जो नेशनल प्रायोरिटीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो फुलफिल हो जाए, उसी को देश का इकोनॉमिक प्लानिंग कहा गया था। फिर राइट द, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वीवीआई इसको पढ़ लेना भाई, जो मैं वीवीआई कर रहा हूँ उसको तो पढ़ना ही है भाई आपको, ठीक है ना। राइट टू लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अभी देखो यहाँ पे टू लॉन्ग टर्म गोल्स है भाई, पढ़ना, ठीक है। इसको मैं और भी नीचे में मैं बहुत बढ़िया से इसको और डिफाइन करके रखा हूँ, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो भैया दो लॉन्ग टर्म गोल्स, पहले बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ करो। जब इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को बनाया, फिर साथ ही साथ इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग किया, तो मेन इकोनॉमिक प्लानिंग का फर्स्ट गोल था कि भैया देखो, जो हम लोग का इंडिया का ग्रोथ रुका हुआ है, स्टेगनेंट रुका हुआ, जिसका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, उसको ब्रेक करो, ठीक है। अब उसको ग्रोथ करने के लिए देखो कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस करेंगे, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर होगा। और देश का ग्रोथ किस पे डिपेंड रहता है? देश का जीडीपी पे। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ होगा। तो भैया सबसे पहला बात है कि भैया लेवल ऑफ जीडीपी को बढ़ाओ। फिर मॉडर्नाइजेशन लाओ। आप एग्रीकल्चर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन के मतलब एग्रीकल्चर, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो लेके आना है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस को भी चेंज करना है। जो पहले की बच्चा, जैसे कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, गर्ल्स को पढ़ा बोलते ना, बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहानी ऐसा ना, तो वो सब पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया। अब गवर्नमेंट ने जैसे कि बच्चा में पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज को बंद करो, अब चाइल्ड मैरिज करने का निर्णय नहीं है। तो ये सब मॉडर्न मतलब ख्यालात को भी जन्म देना ही इसका मतलब था, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब मॉडर्न ख्याल को भी लाना है। जो आपका मीनिंगलेस रिचुअल्स था वो सबको खत्म करना है, ठीक है। तो इसका मन ये था। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेगुलेटेड मार्केट? भैया ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है भाई? तो देखो, रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज पूरा का पूरा मार्केट को देखते हैं, पूरा का पूरा मार्केट को एनालाइज करते हैं कि देखते हैं कि कोई मिडिल मैन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है ना। इसमें कमेटी को बनाया जाता है, ठीक है। उस वो कमेटी एंटायर मार्केट को क्या करता है? मैनेज करता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, साथ ही साथ फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी को रेगुलेटेड मार्केट कहा गया है। राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। भैया नीति आयोग का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, तो यहाँ में 2 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात है, मैंने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिया है। अगर आप एक दो को भूल भी गए तो दूसरा पढ़ के पास हो जाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला बात है कि प्रोमोटिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनाना, एंड कोऑपरेशन एड्रेसिंग दी नेशनल चैलेंजेस, मतलब जो भी नेशनल चैलेंजेस है दोनों मिलकर हम लोग सोल्व करेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिजाइनिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को बनाना, जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर हो, सोशल इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाना है, इन्वायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, टाइम टाइम पे उसको मतलब आपको ट्रैक करना, प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ, अच्छा से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सब देखना, फीडबैक लेना। फिर एनकरेजिंग इनोवेशन, नया नए इनोवेशन को लेके आना, ठीक है। ये नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई ये भी मान लो बीबीए, टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। तो भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको बोला जाता है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली डिफाइंड वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड द 5 करोड़, मतलब ऐसा बिजनेस जिसपे हम लोग इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं करते, तो भैया वो सा बिजनेस वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। लेकिन बाद में 1951 में पहले कितना था ये लिमिट? 5 लाख, लेकिन अभी 5 करोड़ हो गया। द गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपिंग एंड strengthening the small scale industries play in an important role in the development and equitable distribution of economy in the, ठीक है, मतलब इन द इकोनॉमी। मतलब सिंपल सा बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री होता है जो डोर टू डोर सेटअप हो जाता है। ये बैकवर्ड एरिया में, विलेज एरिया में इजीली बैठ जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है और कोई भी पर्सन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला गया था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भैया 2 फीचर्स बताना है। तो भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भैया स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बड़ा कम लगता है, ठीक है। साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में गांव में सेटअप हो रहे तो भैया लेबर इजीली मिल जाएंगे, तो भैया ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, इसमें ज्यादा मशीन का यूज किया ही नहीं जाता है।
फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन भैया इसको चलाना बड़ा ही इजी होता है, क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लायंस नहीं होता है, बिंदास लोग मिलके घर के एक फैमिली भी चला सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये सब कॉम्प्लायंस भी बहुत इजी होता है। फिर भैया 4 और 6 मार्क का क्वेश्चन है भैया, मैंने बोला था ना कि डिस्कस द गोल ऑफ प्लानिंग इंडिया, भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इसे मार्क कर लो, एग्जाम में आने का चांसेस बड़ा है, ठीक है। तो मेन गोल्स और प्लानिंग इंडिया का पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है भैया, देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, अगर देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, देश का GDP बढ़ा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। फिर मॉडर्नाइजेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न ख्यालों को भी लेके आना, जैसे कि मीनिंगलेस रिचुअल्स, जैसे कि पहले था ना बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, तो वो सब खत्म करो, चाइल्ड मैरिज को खत्म करो, ये सब मॉडर्नाइजेशन के बारे में था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भैया क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे सभी लोगों को काम मिलता है, सभी लोग काम करना भी चाहते हैं, लोगों को काम करने का मन भी है, जो मार्केट वेजेस रेट देता है उसी रेट पे काम करने का मन है, तो भैया उसी को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जीरो एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब या फिर सब चीज मतलब लोगों को काम मिल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कल ऐसा भी था काम तो मिला लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन जहां पे लोग when all those who are able and willing to work at a market rate and get work, काम भी मिलता है, ठीक है। The objective of full employment is to make people participate in the process of growth of the economy, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब देखो, इक्विटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड वेल्थ लोगों में इक्वल बटे, ये मेन गोल था, ठीक है। सिर्फ बेनिफिट फ्यू हैंड्स के पास ना जाए, सिर्फ प्राइवेट को ही ना मिले, सभी लोगों को बेनिफिट मिले, इसका मेन मोटिव। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब हम लोग, गवर्नमेंट ने बोला भैया अब बाहर से इंपोर्ट करना बंद करो, वो समय जहाँ जो सामान आप इंपोर्ट करो उसको घर में बनाओ, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर हो, इसका मेन गोल ये था, ठीक है, ये गोल्स हो गए। फिर नेक्स्ट डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट बताओ। तो भैया पहला बात, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि सडन एंड स्पेक्युलर हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, पहला बात है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम लोग का देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। पहले 82 मिलियन था 1962-61 में, बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो 1990 से 1991 में 176 मिलियन टन हम लोग का देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था। फिर नेक्स्ट क्या कहता, अगर मान लो देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा, तो इसे दो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। फिर और दो नहीं 4-5 कराया तो मैं 4-5 बता देता हूँ। फिर रिडक्शन इन द फूड इम्पोर्ट, हम लोग जो फूड मंगाते थे अब वहाँ भी कम हो गया, बाहर से फूड मंगाने का नीड नहीं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा फूड पड़ा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण। रूरल डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो देश का मतलब जो गाँव होगा उसका भैया डेवलपमेंट अच्छा होगा ही, ठीक है। फिर क्योंकि गाँव में अगर मान लो कि गाँव के लोग ही सिंपल सा बात है ना कि प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, तो भैया अगर मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा गांव के लोगों के पास, तो लोग सामान अच्छा बेचेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो देश का ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भैया देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स में आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाइक व्हीट और राइस में आया था, लेकिन पल्सेस हो गया और भी बहुत सारा आपका प्रोडक्शन है ना उसमें हुआ नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनइवन बेनिफिट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हर जगह नहीं हुआ था, ठीक है। अनइवन बेनिफिट, इसको बेनिफिट हर लोगों को नहीं मिला था, क्योंकि देखो आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम में आपका जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी सीड्स होता ना तो वहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे थे, जैसे कि देखो मान लो कि 2 किसान हो गया, किसान ए एंड किसान बी, तो जो किसान ए है वो पुअर है, ठीक है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर सकता, बट किसान भी थोड़ा बहुत रिच है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज कर सकता है, ठीक है। तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ इसी को मिला था, पुअर को मिला नहीं था, तो इसका बेनिफिट हर कोई को मिला नहीं था। फिर सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण अब हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारे किसान भाई थे, जो रिच किसान भाई थे, उन्होंने क्या किया था, आपका हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल का यूज किया था। अब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अगर फर्टिलाइजर, केमिकल का यूज करते हो, इससे सोइल का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हर स्टेट में नहीं आया था, कुछ कुछ स्टेट में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में इसका आया था, लेकिन दूसरे स्टेट में उतना इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ था, ये सब रीजन है। फिर नेक्स्ट आपका राइट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956,
आपको क्या बताना, आईपीएल का फीचर बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएल क्या होता है मैंने ऊपर में बताया था ना, 1956 में आईपीएल आता है। उसके बाद आईपीएल का फीचर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई मार्क कर लो इसको भी, ठीक है, इसको भी बीबीआई मार्क कर लो। फिर देखो फीचर्स ऑफ आईपीएल। आईपीएल जब आया था इसमें 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक आप 3 भागों मतलब शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज था, वे शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज था, और बाकी शेड्यूल सी में इंडस्ट्रीज हुआ करता था, ठीक है। फिर आईपीएल आने के बाद अगर आपको देखो, अगर आईपीएल आने के बाद अगर क्या हो गया था, आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेना पड़ता था। अगर आपका आपने पहले से बिजनेस आपने स्टार्ट करके रखा हुआ, आपने इंडस्ट्री को स्टार्ट करके रखा हुआ है, अगर आपको आपका इंडस्ट्रीज पहले से सेटअप है, अगर सोच रहे हो कि आपको आप इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करोगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ाओगे, तो भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। और साथ ही साथ आप सोच रहे हो कि ना मैं तो अभी न्यू से एक इंडस्ट्री सेटअप करूंगा, एक कंपनी बनाऊंगा, तो भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी हो गया था। आईपीएल के तहत आईपीएल में पहला तो शेड्यूल बाय इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, फिर दूसरा में आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया था। लाइसेंस एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, जो हर किसी को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो लाइसेंसिंग प्रोसेस ला दिया था गवर्नमेंट ने। फिर इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, आप बैकवर्ड एरिया में, गांव में, विलेज में अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो हम लोग आपको बहुत सारा कंसेशन देंगे, टैक्स में छूट देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में कंसेशन मिलेगा। तो ये सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। फिर सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी बहुत सपोर्ट किया था आईपीआर के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ब्रीफली डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन प्री रिफॉर्म पीरियड। अब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ने कौन कौन सा प्रॉब्लम को फेस किया था भैया? पहला बात तो इरिगेशन फैसिलिटीज हम लोग के देश में अच्छा था ही नहीं। अगर आपको खेती मतलब मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी में डिपेंड थे, अगर खेती बाड़ी में डिपेंड थे तो भैया खेती बाड़ी अगर अच्छा नहीं होगा तो देश का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सा प्रॉब्लम, पहला बात तो लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। जो लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड थे तो भैया उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं था। आपको पानी चाहिए तो भैया काले मेघा पानी तो बरसा दो, तो उसी में डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन बाद में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इसको ठीक किया गया, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उस टाइम में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा ना होने के कारण उतना प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर स्मॉल एंड स्केटर होल्डिंग। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एंड स्केटर होल्डिंग। किसानों के पास लैंड छोटा छोटा था, एकदम छोटा छोटा था, ठीक है, छोटा छोटा था। अब छोटा छोटा लैंड होगा तो भैया उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा, उसमें ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलेगा, तो भैया उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं होगा। तो भैया ये भी रीजन था, ये भी हम लोग का लूफुल था, हम लोग का इंडिया, आप लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर का। फिर डिफिसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। अगर मान लो कि खेती बाड़ी करने के लिए पैसा का नीड था, कभी कल तो कितना दिन तक बारिश होता ही नहीं था, तो मान लो कि फिर से मान लो किसानों को अगर खेती बाड़ी करना तो उस टाइम पैसा का नीड था, तो उस टाइम ऐसा कोई बैंक नहीं था जो किसानों को कम लोन में, कम ब्याज में आपको पैसा प्रोवाइड करते। तो ये भी बहुत दिक्कत हमारे इंडस्ट्रियल नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का। फिर कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब कि हम लोग सोच रहे थे कि खेती बाड़ी तो भैया हम लोग ओल्ड तरीका से ही करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लोग यूज करना नहीं चाहते थे, ओल्ड तरीका से खेती बाड़ी करना चाहते थे, ठीक है। फिर लेक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। अगर मान लो कि सामान उगा भी लेते थे, अब कहाँ पे बेचना है वो पता ही नहीं था, मिडिलमैन को बेचना पड़ता था, मिडिलमैन उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करते थे। साथ ही साथ वो जो लोन वगैरह लेते थे ना जमींदार वगैरह को, बाद में उनको ही कम दाम में सामान को बेचना पड़ता था। ये भी बहुत दिक्कत है क्योंकि उस समय मार्केटिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। तो ये भैया सब डिमेरिट्स हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के, ठीक है ना। फिर डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, बीबीआई मार्क कर लो इसको। इसको ऊपर वाला भी बीबीआई मार्क कर लेना, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर का क्या बेनिफिट है इंडियन इकोनॉमी में, तो भैया बहुत ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, आज के दिन में हम लोग का जो जीडीपी देश का बढ़ रहा है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इससे देश का क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है। तो पहला पॉजिटिव ये हो गया इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा एंटायर पॉपुलेशन का फूड का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मैक्सिमम लोग किस में जुड़े हुए हैं, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, आज के डेट में जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करता है, अगर मान लो कि कपड़ा का इंडस्ट्री है, कॉटन कौन सप्लाई करेगा, भैया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखो आप फटाफट देखते हैं हम लोग।
फिर देखो राइट डाउन द फुल फॉर्म एमआरटीपी, ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग का, ठीक है ना। तो एमआरटीपी का फुल फॉर्म बताइए आप, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी एक्ट इज द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इट वाज द एनेक्टेड इन 1969। एमआरटीपी को बनाया गया था 1969 में। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट द मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब इसका मेन काम था कि अच्छा कंपटीशन जनरेट करे, अनफेयर जो भी कंपटीशन को खत्म करे, बिजनेस मतलब ट्रेड में लोगों का मतलब क्या बना रहे, विश्वास बना रहे, इसके लिए काम करना, ठीक है। जो भी बिजनेस करने में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर डिफाइन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में पहुंच गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि पॉलिसीज को फिर से फ्रेम करना, जो पॉलिसीज पहले बनाया गया था उसको चेंज करना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाना, उसी को भैया रिफॉर्म्स कहा गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एम टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए पॉलिसीज में चेंजेस करना, तो उसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा गया है। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनेमिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट स्पीडली ग्रोथ एंड एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन एंड मेक द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर देखो डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन, कि भैया ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जब द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक, मतलब जब डोमेस्टिक इकोनॉमी को जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिला देते तो उसी को भैया ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। मतलब जब हम लोग का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है, उसको हम लोग जब बाहर के अर्थव्यवस्था के साथ पूरा मिला देंगे तो भैया वही हम लोग का ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन के तहत लोग बाहर से आके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ वाले बिजनेस बाहर में बिंदास बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफाइन द आउटसोर्सिंग, भैया ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पढ़ लेना भाई, ज्यादा पढ़ने का नीड नहीं, यहाँ से पढ़ लोगे बात खत्म, ठीक है ना। डिफाइन आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मतलब है जैसे कि आज के दिन में फ्रीलांसिंग होता है ना, बाहर वाले जो भी कंपनी होता है इंडिया से सर्विस लेते हैं ना, जो हम लोग डेटा एंट्री वगैरह या कुछ भी फोटो एडिटिंग वगैरह हम लोग करके बाहर में भेजते हैं, तो भैया उसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इंडिया से बहुत ज्यादा सर्विस बाहर में आउटसोर्स किया जाता है बैठे बैठे, ठीक है ना, किसी को आउटसोर्सिंग कहा गया है, ठीक है। फिर डिफाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, भैया डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हुआ करता था गेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं आया था तो उससे पहले भैया होता था गेट, बाद में गेट को ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया गया था। उस टाइम में गेट में 1958 में बनाया गया था, गेट को एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 23 कंट्रीज मेंबर थे ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक मतलब इसका मेन काम होता है कि वर्ल्ड में जो भी होने वाले बिजनेस को देखना, लोगों को मतलब जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं पूरा ग्लोबली, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ मतलब अनफेयर ना हो, इसको देखना, इसको खत्म करना, इसका मेन काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले था भैया गेट, ठीक है। गेट 1948 में सेटअप हुआ था। इसमें 23 कंट्री इसका ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर होते थे उस टाइम में, ठीक है। इसका देखो इन लोग का मेन ऑल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय द प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। फिर बाद में आया था, इसको रिप्लेस किया किसने, डब्ल्यूटीओ केम इनटू एक्सिस्टेंस 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ इस सक्सेसर बना किसका, गेट का, ठीक है। द डब्ल्यूटीओ इज अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस फॉर द मेकिंग द होल ट्रेड एट ए विलेज, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड को एक विलेज में कन्वर्ट करना इसका मेन मोटो था। वेयर इन द गुड्स एंड सर्विसेज कैन फ्लो विदाउट एनी अनड्यू बैरियर्स, ठीक है। मतलब इसका मेन मोटो था कि भैया हमको पूरा वर्ल्ड को एक विलेज में कन्वर्ट करना, जिससे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए विदाउट कोई प्रॉब्लम के। फिर द हेडक्वार्टर इसका कहाँ था भाई, हेडक्वार्टर इसका बनाया था जनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इसमें फिर 164 मेंबर्स बनाया गया एंड 23 गवर्नमेंट ऑब्जर्वर्स बनाया गया। फिर द करंट डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज एनगोजी ओकोंजा इक्वेला सिंस 1 मार्च 2021। अभी इसका प्रेजेंट आपका कौन है डायरेक्टर, एनगोजी ओकोंजो इक्वेला, बहुत खतरनाक नाम है, ठीक है ना। फिर रोल एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का रोल एंड फंक्शन क्या भैया, पहला बात इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया, बढ़ाया जाए। उसके बाद प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो भी आपके डब्ल्यूटीओ के मेंबर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। उसके बाद से ऑलवेज ट्राइज टू रिमूव द टेरिफ बैरियर्स, मतलब जो भी टैक्सेशन का बैरियर था सबको हटाया जाए। एंड एक्ट एज अ वाचडॉग, पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एकदम आंख मतलब देखते रहे कि कुछ किसी को प्रॉब्लम ना नहीं हो रहा है। फिर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ए मेंबर कंट्री टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड टेरिफ, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिससे कि लोग बैठे, वर्ल्ड के सभी लोग बैठे और एक फ्यूचर के लिए देखें कि फ्यूचर में बिजनेस को कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर मान लो दो देश में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका बीच में सेटलमेंट कराने का भी डब्ल्यूटीओ का ही है, ठीक है। मतलब डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, दूसरे रिगार्डिंग के नहीं, ट्रेड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो सेटलमेंट करेगा, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट, मेंशन 2 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब देखो, मेंशन 2 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, कौन से ऐसा 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था, ठीक है, अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। पहला था भाई रिड्यूसिंग द, याद है इसके पहले वाला चैप्टर में लाइसेंसिंग के बारे में, गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोसेस ला दिया था भैया। लाइसेंस प्रोसेस बहुत ज्यादा दिक्कत दिया था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि देखो पूरा का पूरा सब कुछ अगर पब्लिक कंपनी को दे दिया जाए, गवर्नमेंट को दे दिया जाए, वैसे देश का चलने वाला नहीं है। प्राइवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडस्ट्री लाइसेंस आने के कारण प्राइवेट सेक्टर का भैया हाथ बन गया था, तो हाथ का बेड़ी खोलने के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाया था, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। 1991 में रिफॉर्म्स लाया था। अगर इंडिया रिफॉर्म्स नहीं लाता ना भाई, पूरा का पूरा देश, मतलब बता ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग के पास बहुत ज्यादा कम बचा हुआ था। अगर देश में रिफॉर्म्स नहीं आता तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला था, ठीक है ना। जो फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग के थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब पीछे मतलब पढ़ने वाले उसके बारे में, ठीक है। फिर देखो, दो आपका 2 सेक्टर मतलब 2 रिफॉर्म्स बताओ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो पहला बात है भाई लाइसेंस के प्रोसेस को खत्म किया गया था भैया। आपको देखो, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबलाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंसिंग एक्सेप्ट द फॉलो 5 इंडस्ट्री, मतलब 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना तो बिंदास जाओ। 5 इंडस्ट्रीज में लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के किसी भी लाइसेंस लेने का दरकार है, बिंदास बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 इंडस्ट्रीज में लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस हैजार्डस केमिकल का अगर आपको लेना है, करना है बिजनेस, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के आप किसी में लाइसेंस लेने का दरकार नहीं, आप बिंदास बिजनेस करो, ठीक है। ये करने का रीजन था कि भैया प्राइवेट सेक्टर को लाना था, ठीक है ना भाई। हाँ, फिर डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, भैया पब्लिक सेक्टर का रोल को खत्म किया जाए। अगर सोलिली पूरा का पूरा पब्लिक को दे दिया जाए, गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो पता ही है भैया काम अच्छा नहीं होता। भैया जाना है तो स्टेट बैंक में जाओ, मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, राइट टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। मतलब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाने का 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ इंडिया में, ठीक है ना। तो भैया एलपीजी लाने का पहला बात, 2 अच्छा बात है कि भैया इससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत खतरनाक बढ़ गया था। पहले देश का जीडीपी था 1991 से, मतलब पहले आपका 1991 में 5.6 था, ठीक है। फिर 1991 में ही एलपीजी को लाया गया था। उसके बाद 2015 में देश का जीडीपी बढ़ के 7.6 हो गया था। तो उसके बाद राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले बहुत कम हो गया था, 1990 में फॉरेन एक्सचेंज कितना था, 3362 मिलियन था। बाद में 1995 में कितना बढ़ गया था, 186 मिलियन बढ़ गया था एलपीजी आने के बाद। फिर राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडियन मार्केट का 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इंपैक्ट बताओ। तो भैया पॉजिटिव इंपैक्ट था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर वाले लोग हम लोग की इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे, इससे कि हम लोग इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा आया, पहला पॉजिटिव इंपैक्ट। एंड दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था भैया, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज हो गया था। और राइट 1 है, सॉरी 2 नहीं है भाई, 1 है, 1 है, राइट 1। तो पहला भैया बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट किए, इंडिया में का जो भी पैसा था मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंडिया में, इंडिया के पास पैसा भी आने लगा, देश का ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगा। और फिर नेगेटिव इंपैक्ट है कि भैया जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, फॉरेन सेक्टर आने के बाद भैया इन लोगों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन लोगों को कंपटीशन बाहर वाले लोगों से मिलने लगा, ठीक है। फिर राइट टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेगेटिव इंपैक्ट बता तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या है भैया, देखो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था ना भाई, वह सिर्फ किस पे बात कर रहा था, आपके आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली इग्नोर मारा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भैया ये भी बहुत अच्छा खराब हुआ था। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत कम हो गया था, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री खत्म होने लगा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, क्योंकि बाहर से कॉम्पिटिशन मिलने लगा था इंडिया को, ठीक है। फिर 4 एंड 6 में क्वेश्चन, फिर देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का मेन मोटो रीजन क्या था ये बताओ। तो भैया पहला बात तो था कि हम लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत कम हो गया था, हम लोग के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं आ रहा है कितना अमाउंट कम हो गया था, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लोग का बहुत कम होने के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। फिर फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब हम लोग के जो पब्लिक सेक्टर, जो हम लोग के गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा राइट्स पब्लिक सेक्टर को हाथ में हैंडओवर कर दिया था, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर ने उतना अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण हम लोग को देश में हम लोगों का आपका क्या लाना पड़ा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा था। फिर हाई फिस्कल डेफिसिट, हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोन बाहर से लेके रखा हुआ था हम लोगों ने, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेने के कारण देश में क्या लाना पड़ा था भैया, एलपीजी लाना पड़ा था, मतलब एलपीजी बोलो या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा था। फिर डेफिसिट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया था, ठीक है। जो हम लोग का फॉरेन
रिसीट था वो कम था, फॉरेन खर्चा ज्यादा हो गया था, मतलब फॉरेन में पेमेंट ज्यादा था, रिसीट कम था, नेगेटिव होने के कारण बीओपी में हम लोग को लाना पड़ा था। फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, भैया भैया बाहर से लोन लोगे तो भैया क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब देश का भला नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाना पड़ा था। ठीक है, अब देखो भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, देखो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, देखो ये लिखा ना, राइट डाउन द 3 एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई ये पढ़ लो ना इसको। ठीक है, उसका देखो, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सिचुएशन ऑफ द क्राइसिस फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव along with the finance minister Dr. Manmohan Singh introduced the new economic policy in 1981। तो भैया हम लोग के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव के साथ हम लोग के जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों ने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1981 में लाया। ठीक है, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसको एलपीजी बोला गया। ठीक है, इसका 3 एलिमेंट्स के बारे में बताने बोला क्वेश्चन। तो भैया एलपीजी, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है लिबरल, ट्रेड को बिजनेस को एकदम इजी बना देना। ठीक है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है सब खत्म करना है, बिजनेस करने में जो भी ट्रेडिंग करने में दिक्कत है तो सबको खत्म करना, और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स को बिंदास बिजनेस में एंटर देना कि भैया प्राइवेट आओ बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो भैया उसी को हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी से बहुत सारा जो कंपनी उतना अच्छा नहीं करे तो दूसरे मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना, प्राइवेट बिंदास बिजनेस आके कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी गवर्नमेंट कंपनी से उस टाइम में उतना अच्छा नहीं करा था उसको प्राइवेट को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये सब भैया आपका प्राइवेटाइजेशन कहलाया। ठीक है, मतलब प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब कि ओपनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को जन्म देना, इसका मेन मोटो यही था। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को दूसरे के साथ मिलाना, दूसरे देश कंट्री के साथ मिलाना, लोग मतलब हमारे देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करें, व्यापार करें, तो इसको भैया ग्लोबलाइजेशन बोला गया था। तो भैया इस तरीके से हम लोग का चैप्टर नंबर 3 भी होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हम लोग का सिलेबस में नहीं है, पॉवर्टी था, पॉवर्टी हम लोग का सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो भैया ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, abilities and other attributes that individual possess and can contribute the economic productivity। मतलब ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि लोगों का नॉलेज, स्किल, ठीक है, एबिलिटी, जिससे कि देश का ग्रोथ में वो लोग हेल्प करते हैं, भैया उसी को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिफाइन द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, कि ऐसे पर्सन जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल में अपना नाम लिखा के रखे हुए, उसी को भैया ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो कहा गया है। ठीक है, डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एचआरडी क्या होता है, तो भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स द स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर अप्रोच टू एनहांसिंग द स्किल, मतलब किसी भी पर्सन या ह्यूमन की नॉलेज, स्किल को डेवलप करना। ठीक है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। डिफाइन ब्रेन ड्रेन, भैया ब्रेन ड्रेन का सिंपल सा मतलब है कि भाई देखो आज के डेट में हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, मतलब बहुत उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, तो गवर्नमेंट भी उन लोगों पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है। बाद में जो लोगों पे गवर्नमेंट ने खर्चा किया वही लोग इंडिया को छोड़ के बाहर में जाकर काम करते हैं, तो इंडिया तो जो भी गवर्नमेंट ने उस पर्सन पे खर्चा किया था वो तो वेस्ट हो गया, इसी को ब्रेन ड्रेन कहा गया। ठीक है, फिर डिफाइन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो भैया जब पीपल, कोई भी लोग अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपना फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जब एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में जाते हैं फॉर डेवलपिंग, खुद को करने के लिए, तो भैया उसी को माइग्रेशन कहा गया है। सिंपल सा बात ये है। ठीक है, माइग्रेशन में देखो, माइग्रेशन में देखते हो ना, गांव के लोग जाके शहर में काम करते हैं अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी को माइग्रेशन कहा गया है। फिर हम लोग 3, 4 एंड 6 मार्क के क्वेश्चन को जाएंगे कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भैया अभी भी आई है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, ओवरऑल कॉम्पिटिशंस को इंडिविजुअल का कलेक्टिवली बढ़ाया जाता है, जिससे कि वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करे, देश में कंट्रीब्यूट करे, जिससे कि सोसाइटी, नेशन सभी का भला हो, उसी को भैया हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, पहला सोर्स है इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आज के डेट में एजुकेशन में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, खर्चा करोगे, जितना हायर एजुकेशन लोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना देश में कंट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो पहला सोर्सेज ये है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर आप हेल्थ को अच्छा बना के रखोगे, आप हेल्थ में खर्चा करते हो, तो भैया अगर हेल्थी माइंड
ज्यादा काम करता है एक सिक माइंड से, आपको भी पता है। हेल्थ इज वेल्थ, पता है ना आपको। तो जितना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा उतना ज्यादा काम करोगे, तो हेल्थ पे खर्चा करोगे आपका, तो आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे देश का डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोले तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब काम करते करते, मतलब पढ़ते पढ़ते काम करना। मान लो जैसे कि मान लो कि इंटर्नशिप होता है ना, जैसे कि सीए का इंटर्नशिप होता है हम लोगों का, ठीक है। तो सीए का इंटर्नशिप में क्या होता है भैया, हमको पढ़ना भी पड़ता है और साथ ही साथ काम करते करते हम लोग सीखते हैं, और उसके बदले हमको पैसा भी कुछ मिल जाता है, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो मेरे भाई, अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि आपको आपके लिए क्या चीज अच्छा है, आप किस फील्ड में जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना होगा ही नहीं होगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन में खर्चा करते हो, आप वेबिनार या सेमिनार ज्वाइन करते हो बिजनेसमैन का या बहुत लोगों का जो करियर के बारे में आपको बताते हैं, तो आपको पता चलेगा ना आप क्या कर सकते हो। तो बेटर इन्फॉर्मेशन में खर्चा करोगे तो भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फिर माइग्रेशन, भैया माइग्रेशन करना जरूरी है। अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे अभी रजिस्टर्डली में देखो, हमारे यहाँ में उतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बाहर में जाके काम करते हैं, माइग्रेट करके काम, मतलब यहाँ से जाके बाहर में काम कर रहे हैं, इससे क्या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए करते, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही सोर्सेस है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ ये क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है भाई। तो भैया बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है। आप अब मान लो हमारे यहाँ का मान लो, हम लोग को उतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है भाई, जितना हम लोग के अंदर में कैपेसिटी उतना अच्छा मिल रहा है, हम लोग को अच्छा एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना यूनिवर्सिटीज अच्छा नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, उतना बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इसके लिए हमको बाहर जाना होता है। पहला सबसे पहला बात कि लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हम लोग के रीजन में स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम जगह मिलता है भाई, ठीक है। आपको करियर गाइडेंस मिलता ही नहीं है, तो लिमिटेड एक्सेस, मतलब लिमिटेड एक्सेस होने के कारण, लिमिटेड मतलब तो लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन होने के कारण आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आता है भाई। फिर इनएडुकेट हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर नहीं, आपका मान लो कि हमें किसी को कुछ हो गया, तो भाई हम लोग को जाना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग से दूर डिब्रूगढ़ जाना होता है, तो उस टाइम में जाते जाते कितना लोगों का डेथ हो जाता है पता ही है आपको, ठीक है। हम लोग का लोकेलिटी में यही कार्य चलता है, तो भाई उस टाइम में उसके पास अगर वो जो पर्सन का जो हुआ है, मतलब वो पर्सन ठीक नहीं हो पाया, ठीक है, या उसे कुछ हो गया, उसके पास बहुत सारा नॉलेज था, वो कुछ चेंजेस ला सकता है, लेकिन अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी होने के ना कारण वो आज नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है आपका। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, भैया जेंडर इनइक्वालिटी तो भैया हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि जेंडर की लड़की, अगर मान लो कि कोई गर्ल है, उसके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है, तो भैया ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, उसके पास उसका नॉलेज तो वेस्ट हो गया। हाँ, इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। स्किल मिसमैच, आप जानते हो कुछ और लेकिन आपको काम मिल रहा है कुछ और, तो इसके कारण भी भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खराब होता है, लिमिटेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, जैसे कि स्कूल अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सभी बहुत सारा दिक्कतें हैं जो फेस होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में। फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कोई गवर्नमेंट आया तो ये बोला, कोई गवर्नमेंट आया तो वो बोला, ये पॉलिसी में चेंजेस लाए, तो ये सभी बहुत सारा रीजन है। लेक ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको एक बार सरकारी जॉब मिल गया है तो क्या फिर सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते, ये भी बहुत दिक्कत है। कोई लोग सीखना चाहता है लेकिन मैक्सिमम सीखना नहीं चाहते, भाई एक बार जो मिल गया सेटअप हो गया, तो ऐसा भी दिक्कत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ये सब रीजन है, पढ़ लेना बढ़िया से भाई। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन द ब्रीफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है भैया, बहुत खतरनाक रोल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इसका देश का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप बेटर वे में ट्रेनिंग लिए हो, आपको बेटर नॉलेज है, तो आपका प्रोडक्ट, आप देश के प्रोडक्शन में क्या करोगे, ज्यादा हेल्प करोगे, कंपनी में ज्यादा मेहनत से काम करोगे, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। फिर रेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर ह्यूमन कैपिटल मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आपने खर्चा किया, इससे क्या होगा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो भी क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। फिर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, भैया सिंपल सा बात है, अगर अच्छा से नॉलेज लोगे, अच्छा से ट्रेनिंग लोगे, तो लाइफ तो भैया मजा ही मजा है ना, ठीक है। फिर इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग इक्वालिटी, ठीक है, इससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है और लोगों में इक्वालिटी होता है, इनकम सब में होता है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपका इनोवेशन ऑफ स्किल, नया नया स्किल सीखते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या होगा, ये जो भी होगा ये देश के ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये में रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ भैया बहुत ही ज्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर अच्छा से पढ़ाई लिखा होगा तो देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी आप ही बढ़ाओगे, ठीक है ना। हो गया ये वाला। देखो हम लोगों ने चैप्टर 5 को फटाफट कंप्लीट किया, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में देखो भाई फटाफट क्या क्या है। पहला बात, व्हाट डू यू टर्म बाय द रूरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया।
तो भैया रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो रूरल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग गांव के हर एस्पेक्ट्स को, हर रूरल लाइफ को पूरा का पूरा डेवलप करते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज ठीक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है तो भैया उसी को हम लोग रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब रूरल क्रेडिट के बारे में बताओ तो भैया दो सोर्स होता है क्रेडिट का। एक तो होता है भैया, एक देखो गांव में दो तरीका सोर्सेस होता है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट दो सोर्स होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होता है, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है? क्या लिखा ना, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तो भैया रूरल क्रेडिट में दो है, ठीक है? रूरल क्रेडिट में एग्रीकल्चर क्रेडिट दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल सोर्स देखो, पहले बात नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस जहां से मतलब जो भी किसान आराम से लोन किसानों को मिल जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का बहुत फायदा है और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही है, फायदा से ज्यादा नुकसान है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। मतलब अगर मान लो कि किसानों को लोन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो दो जो जगह में जाएंगे, एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जहाँ पे किसान जाके लोन लेते हैं, जहाँ पे किसानों को लोन इजिली मिल जाता है। जैसे कि अगर किसान को लोन चाहिए तो किसान क्या जाएंगे, मनी लेंडर्स के पास, जमींदार के पास, साहूकार, ये सब के पास जाएंगे तो लोन इजिली मिल जाएगा। तो इसका मेरिट्स क्या कि भाई इसको अब नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास लोन लेने जाओगे तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। फिर उसके बाद लोन कभी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? लोन लेना बहुत इजी होता है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, डिमेरिट्स भी है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। पहला बात, अब लोन भैया बहुत खतरनाक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भैया, मतलब महीना का 5%, साल का 60% हो जाता है इसमें, ठीक है? तो इसमें हाई इंटरेस्ट होता है, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, फिर फार्मर्स को बाद में फोर्स किया जाता है कि भैया कम दाम में हमको प्रोडक्ट बेचो अपना जो आपने उगाया है, ये भी दिक्कत है। फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या देखो आप लोग फटाफट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक ऐसा सोर्सेज होता है जहाँ पे पूरा सब चीज ऑर्गेनाइज में होता है। आपको लोन लेने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरा करना होता है तो भी आपको लोन मिलता है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, जहाँ पे किसानों को लोन दिया जाता है, ठीक है? तो सबको मिलकर पैसा जमा करते हैं, बाद में किसी को दरकार होता है किसान को, उसको पैसा दिया जाता है। फिर से कॉमर्शियल बैंक को सेटअप किया गया है। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपना डिपॉजिट करते हो, पैसा को डिपॉजिट करते हो, आपको लोन भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है? पैसा का इंटरेस्ट भी मिलता है, उसको कॉमर्शियल बैंक कहा गया है। तो वो भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है आपको पैसा लेने का। फिर रीजनल रूरल बैंक, गांव में बैंकों को सेटअप किया जाता है। जैसे कि रीजनल रूरल बैंक का हेड कौन है भैया? नाबार्ड। नाबार्ड एक एफेक्स बॉडी होता है, ठीक है? नाबार्ड कब आया था? केम इंटू फोर्स में 1982 में। और नाबार्ड का मेन काम ही होता है कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोन्स प्रोवाइड करना, उसको ठीक करना, ठीक है? फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोग आपस में 10 लोग मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं, जहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं, बाद में किसी को दरकार होता है वहां से पैसा दे दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी इन लोगों को हेल्प करता है, ठीक है ना? तो ये सब भैया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, ठीक है ना? फिर देखो, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइड द, तो हो गया, चलो डिफाइन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भैया ही मान लो इसको कि भैया एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? राइट द डिफरेंट मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है? हाँ, राइट द डिफरेंट मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है और कौन कौन सा गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हम लोग का एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या भाई? तो देखो एग्रीकल्चर, इंडियन फार्मर्स ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम। देखो हमेशा से हम लोग जो इंडियन फार्मर्स है ना, उनको ये पता नहीं था कि भैया सामान को कहाँ बेचा जाए और किस राइट प्राइस में कैसे बेचा जाए, हमेशा से एक प्रॉब्लम था। इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नीड बहुत ज्यादा हो गया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे चीजों को असेंबल, स्टोरेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ किया जाता है, पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ किया जाता है, ठीक है? मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी किया जाता है भैया वो आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। जैसे कि सामान को उगाना, सामान को प्रोसेस करना, सामान को असेंबल करना, सामान को स्टोर करना, सामान को पैकेजिंग करना, सामान का ग्रेडिंग करना, सब कुछ भैया आपका किसमें आता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, ठीक है? अब एग्रीकल्चर देखो डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या था भैया? उस टाइम में स्टोरेज फैसिलिटी अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा नहीं था, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब कैसे सामान को बेचना ये पता नहीं था, किसानों के पास पैसा नहीं था, इनएडुकेट कम्युनिकेशन, उसका उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, अगर सामान अभी बना ले तो किसको बेचना ये पता नहीं था, तो ये बहुत सारा था। तो ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसा कौन कौन सा मेजर लिया जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग भैया ठीक हो गया? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बनाया? रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या डिजाइन किया भाई? रेगुलेटेड मार्केट। मतलब रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेबलाइज किया जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बना रहे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बेचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब में ट्रांसपेरेंसी, कोई दिक्कत ना हो।
ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे किसान बिंदास अपना सामान को बेच सकते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ ही साथ फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स देखते रहते हैं कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है कि किसानों को बोला कि भाई आप लोग 10 लोग आपस में मिल जाओ, फिर थोड़ा थोड़ा सामान आप लोग बीज खरीदो, बीज आपको अगर 10 लोग देखो, एक लोग अगर मैं जाऊंगा बीज खरीदने, सीड्स खरीदने, तो मुझे वो ज्यादा रेट में मिलेगा। लेकिन अगर मैं 10 लोग मिल जाएंगे और जाएंगे सीड खरीदने, तो भैया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसका रेट कम। जब बल्क में खरीदेंगे तो रेट कम हो जाएगा, फिर सब मिलके सामान बेचने भी जाएंगे तो हमको बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी का भी लेके आया। फिर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, सब मैंने पढ़ाया अभी थोड़ी पहले ही आपको। गवर्नमेंट ने मिनिमम आपका प्राइस पॉलिसी लाया। फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, कि अगर बाद में कि आप यहाँ आसाम में आपको बाहर में सामान बेचना है, तो भैया गवर्नमेंट ने बहुत कम दाम में आपको ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल करा दिया। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद है राशन राशन लेते हो ना आप लोग, कोटा में जाकर राशन लेते हो, तो भैया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे लोग किसानों को कम दाम में राशन प्रोवाइड किया गया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखो, चावल में बहुत सारा क्वालिटी होता नहीं होता है। पहले किसान एक ही मतलब जो भी चावल उगाते थे उसको सेम रेट में बेचते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं, जो अच्छा क्वालिटी का चावल है वो बासमती बन गया, इंडिया गेट बन गया, जोहा बन गया, उसके बाद और नीचे चावल, तो ग्रेडिंग हो गया चावल में। जितना ज्यादा जो दामी चावल उगाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ग्रेडिंग स्टार्ट किया, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग स्टार्ट किया। ये सब था मेजर जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक किया था, ठीक है। उसके बाद What do you understand by the diversification of agriculture? Diversification of agriculture क्या है? Discuss how agricultural activities can be diversified. Diversification of agriculture का मतलब क्या था समझना? Diversification. Due to the huge amount of rice and salt dependence on the rural areas on the agriculture, there is a exist to need to the diversify the agriculture activities. देखो, हम लोग का मैक्सिमम लोग उस टाइम में किस में एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है आपके, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा हैवी बर्डन होगा नहीं होगा। इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना जरूरी था। डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग टू द अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्रॉप फार्मिंग को छोड़ के अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन में जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। देखो इसमें दो एस्पेक्ट था आपका। देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है आपका भाई, कि पहले हम लोग एक लैंड पे एक ही बार खेती करते थे, तो गवर्नमेंट का मानना था भाई ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के बाद अब एक टाइम में, एक जैसे कि आपका एक लैंड है ना, तो 6 महीना आपने वीट की खेती किया, अब 6 महीना आप उस पर दूसरा खेती करो, फिर अगर कुछ और टाइम बच गया तो उसमें एक और खेती करो। तो इससे क्या होगा, जो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम था वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होगा बढ़ जाएगा, आपका इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो था कि डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं कि एक प्रोडक्शन को उसके दूसरे में चले जाए, ऐसा नहीं। डाइवर्सिफिकेशन का पहला मोटो था कि जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो ना, तो खेती बाड़ी में भी डाइवर्सिफाई हम लोग कर सकते हैं। आप सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हो, एक साल में एक ही सामान उगा रहे हो, 6 महीना बैठ रहे हो, अब ऐसा मत करो। आप 6 महीना दूसरा प्रोडक्ट उठाओ और 6 महीना आप दूसरा प्रोडक्ट उठाओ। इससे क्या होगा, आपका खेती बाड़ी में पूरा आप इन्वॉल्व भी रहोगे और इनकम भी ज्यादा जनरेट होगा। तो भैया पहला ये था। फिर दूसरा ये था कि डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा एस्पेक्ट था कि भैया आप देखो, सिर्फ खेती बाड़ी पे डिपेंड मत रहो, और भी बहुत कुछ है। सिर्फ आप वीट उगा रहे हो, आप राइस उगा रहे हो, इसमें डिपेंड मत रहो। खेती बाड़ी और तरीका से भी हो सकता है, आप फूल उगाओ, आप वेजिटेबल्स उगाओ, आप फिशरी से स्टार्ट करो, ये भी तो डाइवर्सिफिकेशन कहा गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन दो एस्पेक्ट था। देखो, ड्यू टू द ओवरबर्डन ऑफ क्रॉप फार्मिंग, मेजर portion of the increase in the workforce were the given the employment opportunity in the non farming sector, and non farming sector includes animal husbandry। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि आप पोल्ट्री फार्म्स वगैरह लगाओ, मतलब स्टार्ट करो, पोल्ट्री फार्म से स्टार्ट करो, फिर से आप एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करो, फिशरी स्टार्ट करो, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स वगैरह उगाओ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, सस्टेनेबल सबको पता है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब प्रेजेंट जनरेशन का ग्रोथ करो, लेकिन विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आपके पास अगर पैसा तो इस तरीके से यूज करो कि अभी भी यूज हो जाए और फ्यूचर में भी आपके जो भी है उनको भी पैसा का क्या मिले, मजा मिले, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब सिंपल सा बात, प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन को उतना हार्म मत पहुंचो। डिफाइन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हुआ। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसका बेनिफिट्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अच्छा से करना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है भाई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत जो भी चीज उगाया जाता है वो नेचुरली उगाया जाता है, एकदम
केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता ही नहीं है। आज के डेट में ऑल ओवर कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। मैक्सिमम 10% तो लोग अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करते ही एक कंट्री में, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा गया है जहाँ पे मतलब फूड को नेचुरल वे में उगाया जाता है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या भैया, इको फ्रेंडली सिस्टम है। इसमें इसमें मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो इन्वायरमेंट में ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। फिर ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर ये इस अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सामान मार्केट में बेचोगे तो भैया प्रॉफिट तो खतरनाक होता है, तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है। फिर ये टेस्टियर एंड हेल्थियर होता है, प्रोवाइड अ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज ए लेबर इंटेंसिव। इसमें लेबर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं तो लेबर को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। तो भैया ये चैप्टर है भैया 7, जो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। तो भैया सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय द वर्कर, जब एक पर्सन दूसरा पर्सन के लिए काम करता है तो भैया वो वर्कर कहलाता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा हुआ है तो भैया वो वर्कर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्कर, दो तरीके का वर्कर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जब खुद का दुकान में हम लोग खुद काम करें तो भैया सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर वर्कर्स मतलब जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरा का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, दूसरा के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तभी हम लोग हायर वर्कर कहलाता है, ठीक है। फिर हायर वर्कर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है आपका कैजुअल। अब हायर वर्कर्स का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे वेजेस एंड सैलरीज मिल रहा है, जो हर दिन सुबह 10 बजे उठते हैं और शाम के 5 बजे काम करके आते हैं, तो भैया वो रेगुलर वर्कर्स कहलाते हैं। और वर्क फोर्स का 15%, टोटल वर्क फोर्स का 15% लोग ही रेगुलर वर्कर कहलाते हैं, बाकी रेगुलर वर्कर नहीं है। एंड कैजुअल वर्कर्स मतलब जो पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम कुछ और पार्ट टाइम कुछ और करते हैं, तो भैया वो आपके कैजुअल वर्कर कहलाता है। और जो आपके हायर वर्कर्स होते हैं, रेगुलर वर्कर्स होते हैं भैया, उसको सोशल सिक्योरिटी, पीएफ वगैरह सब मिलता है, लेकिन जो हायर वर्कर पार्ट टाइम वाला होते हैं तो उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन द लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेबर फोर्स का मतलब इट रेफर्स टू द सम ऑफ द टोटल पर्सन हु आर विलिंग एबल टू वर्क इन एन एक्जिस्टिंग वेजेस रेट इन एन इकोनॉमी। मतलब ऐसे पर्सन जो काम करने का मन है, काम कर सकते हैं उसी वेजेस रेट में, तो भैया वो लेबर फोर्स कहलाते हैं। लेबर फोर्स में दोनों पर्सन आते हैं, एम्प्लॉयड भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड भी आते हैं। देखो ऐसा पर्सन जो काम करना चाहते हैं, काम करने का मन है, तो भैया वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबर फोर्स पर्सन वर्किंग, पर्सन अवेलेबल एंड सीकिंग फॉर वर्क। अगर कुछ भी नॉइस वगैरह आ रहा है तो उसको इग्नोर मारना है भाई, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे बगल में। फिर नेक्स्ट है भैया वर्क फोर्स, कि भैया वर्क फोर्स क्या होता है, तो वर्क फोर्स का मतलब इट रेफर्स टू पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ये लेबर फोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। हु आर एक्चुअली एंगेज इन सम प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे लोग वर्क फोर्स का मतलब एक्चुअली लोग काम में लगे हुए हैं, कुछ काम में, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो भैया वो वर्क फोर्स कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको ये भी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है भैया, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग काम कर रहा है, मान लो कि पॉपुलेशन आपका 100 है, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज कितना हो गया, अगर काटोगे तो 10% हो गया, ठीक है ना। फिर डिफाइन द लेबर सप्लाई, कि भैया लेबर सप्लाई क्या होता है, तो भैया लेबर सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकुलर वेजेस रेट। मतलब इसमें वो लोग आते हैं जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, जो सामने से वेजेस हमको मिल रहा है उसी रेट पे, और साथ ही साथ इसमें वेजेस के साथ में घंटा भी काउंट होता है। क्या होता है भाई, आवर्स भी काउंट होता है, कि भैया हम लोग 8 घंटा के लिए, हम 8 घंटा काम करेंगे, हम लोग हमको कितना 1000 रुपये मिलना चाहिए, तो इसमें घंटा भी काउंट होता है लेबर सप्लाई में आपका, ठीक है। चलो इसको उतना देखना नहीं है। डिफाइन द जॉबलेस ग्रोथ, भाई जॉबलेस ग्रोथ पीपीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि देखो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन देश में जॉब अपॉर्चुनिटी ही मिल नहीं रहा है, मतलब लोगों को काम ही मिल नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब जीडीपी देश का बढ़ रहा है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिल नहीं रहा है, तो भैया ये होता है जॉबलेस ग्रोथ। डिफाइन द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। डिफाइन द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, भैया अभी कैजुअलाइजेशन के बारे में मैंने बताया ना, पार्ट टाइम वर्कर्स जो होते हैं, तो कैजुअलाइजेशन refers to situation when the percentage of the casual hire workers in the total worker tend to rise over time। आज के डेट में कैजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रहा है, लोगों को पार्ट फुल टाइम जॉब मिलने, तो लोग कैजुअल जॉब भी आज के डेट में मैक्सिमम बढ़ रहा है, राइज होते जा रहा है। इवन द स्किल वर्कफोर्स आर अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल रेगुलर जॉब। जो अर्बन एरिया टाउन में भी लोग बसे हुए हैं, जिनके पास नॉलेज भी स्किल पे, लेकिन वो भी जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमी में,
ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर वेयर इज इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर। और अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स है, जो जो काम दे रहे हैं, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है और एम्प्लॉयज का बार्गेनिंग पावर कम हो गया, इसलिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर पूरा का पूरा फेमस हो गया। कैजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, मतलब पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों का ज्यादा हो रहा है। मतलब अब देखो, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रगल कैन बी क्लासिफाइड फॉर्मल तक, यहाँ पे नहीं है आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? तो फॉर्मल सेक्टर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पे सभी चीज का एक टाइम टेबल बना हुआ रहता है कि इतना बजे ऑफिस आना है, इतना बजे ऑफिस से आपको जाना है, आपको रेगुलर इतना तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पीएफ कटेगा, आप जब रिटायर होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मतलब बहुत सारा चीज होता है इसमें। तो इट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसा सेक्टर मतलब इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट व्हिच हायर मोर देन, जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो भैया वो फॉर्मल सेक्टर ही काउंट होता है। फिर फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि पेंशन वगैरह मिलता है। द वर्क ऑफ दिस सेक्टर आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉस, कानून मतलब लेबर लॉस से ये लोग प्रोटेक्ट होते हैं। फिर द वर्कर ऑफ दिस सेक्टर आर कॉल्ड द फॉर्मल सेक्टर, इसमें काम करने वाले लोग फॉर्मल सेक्टर का, व्हाइट कलर जॉब होता है ना, फॉर्मल सेक्टर। फिर इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज होता है, इसमें 10 वर्कर से कम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे ये इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, लेबर लॉस प्रोटेक्ट नहीं होता है। 90% वर्क फोर्स का 90% काम लोग क्या है आपका इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। डिफाइन इनफॉर्मलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, डिफाइन इनफॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? तो इनफॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ए पीपल टेंड्स टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट मोर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। Informalization refers to a situation when a people tends to find the employment more informal sector of the economy, less informal sector। मतलब इन्फॉर्मेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे लोग फॉर्मल सेक्टर में ना जाके इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब ढूंढते हैं, तो उसी को भैया इन्फॉर्मलाइजेशन कहा गया है। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में भैया फीवर को आपका पास उतना नॉलेज स्किल नहीं भी होता, काम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कम भी होने से काम मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग आजकल इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। फिर डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को काम करने का मन है, लोग काम भी कर सकते लेकिन उनको काम मिले नहीं रहा है, तो भैया इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला भैया टाइप्स होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो कि हमारे घर में 3 लोग हैं, अब 3 लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब हमारे घर में 4 लोग हैं, तो 3 लोग ऑलरेडी खेती बाड़ी कर रहे थे और 3 लोगों के लिए जमीन सफिशियंट है, लेकिन एक लोग मैंने मान लो कि मैंने भी पढ़ लिया, पढ़ाई करके फिर मैं भी खेती बाड़ी में जाके लग गया, तो 3 लोग के लिए सफिशियंट था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा उसमें डूब गया ना, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं था। तो भैया देखने में तो लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन रियलिटी में मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। तो उसी को भैया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है ना, उसको बोलता है फिक्शनल या टेम्पोररी। जैसे कि मैंने बोला मुझे मतलब मान लो कि कहीं जॉब करना था, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो मुझे दूसरे कंपनी में इंटरेस्ट है कि भैया हमको यहाँ पे काम करना है, लेकिन कंपनी का रूल था कि आपको एक तरीके जॉब छोड़ के आपको कम से कम 1 महीना आप किसी भी कंपनी में काम नहीं किए होगे, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट था। तो मैं 1 अप्रैल को जॉब मैंने छोड़ दिया, फिर मैं जाके कि अप्रैल के बाद 1 मई को मैं क्या करूंगा, आपको जॉब ज्वाइन करूंगा, तो बीच में मैं अनएम्प्लॉयड था ना भैया, तो वो होता है भैया फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन जब होता है तो काम मिलता है, जैसे कि पंडाल वाले, अब पंडाल में जब सीजन होता है तो काम बड़ा मिलता है, ठीक है, लेकिन सब सीजन नहीं है तो काम मिलता ही नहीं है, तो भैया इसे बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोस हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एग्जिस्ट बट डजंट गेट वर्क। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों को काम करने का मन तो है लेकिन लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो, साइक्लिकल का मतलब ये बिजनेस साइकिल होता ही नहीं होता है। जब याद है कोविड के टाइम में बिजनेस एकदम नीचे चला गया था, इस टाइम में लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, तो ये भैया हो गया आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोग पढ़े लिखे तो है लेकिन लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है। अब कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, तो भैया स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हम लोग का देश का इकोनॉमिक ग्रोथ उतना बड़ी नहीं है, देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, तो भैया लोगों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले ये था। उसके बाद पॉल्यूशन एक्सप्लोशन, आज के दिन में पॉल्यूशन इतना ज्यादा, पॉल्यूशन में पॉपुलेशन पॉल्यूशन नहीं पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन इक्वल टू पॉल्यूशन, पता ही है सबको, ठीक है। तो ये है भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, आज के दिन में पॉपुलेशन बहुत फट रहा है, नहीं फट रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा
तो लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा, इसलिए बोलते हैं बोले भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, अब समझ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद से डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, भैया हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बड़ा खराब है। एजुकेशन सिस्टम में भैया हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पहले बता 100 साल पुराना है। यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि पढ़ के एग्जाम कैसे पास करना है। हम लोग को ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ में आपको कौन सा अपॉर्चुनिटीज लेना है, कैसे कैसे आपको बिल्ड करना है, किस सेक्टर में आपको जाना, भैया बताया ही नहीं जाता है। तो भैया डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फॉल्टी प्लानिंग, भैया प्लानिंग भी उतना अच्छा नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग फेल हो जाता है। तो भैया क्या बोलेंगे, छोड़ो। हाँ, उसके बाद से एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, भैया हम लोग तो भैया फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे भाई। तो ये भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन। देखो हम लोग अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, समझना आप लोग। इन इंडिया कंसिडर्ड टू बी द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, वेयर द अमाउंट ऑफ द अवेलेबल लेबर फोर्स इज एक्सेप्शनली हाई, यहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है। सच कंट्रीज शुड अडॉप्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन सो it can give the employment opportunities to maximum number of people but due to the excessive use of foreign technology, हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करें। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी मशीन को यूज करेंगे तो लेबर का काम नहीं है, लेबर तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ना। फिर अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, भैया हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर उतना डेवलप हुआ ही नहीं, अभी भी बहुत सारा फॉल्टी है। फिर डिक्लाइन कॉटेज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हम लोग का जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो अच्छा कर ही नहीं रहा है, वहाँ के उनको फॉरेन से क्या मिला, कंपटीशन मिल रहा है, जिसके कारण ये अच्छा ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे, ये भी रीजन है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व कैसे किया जाए, ये रेमेडीज है, सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये भी VBI है, हाँ ये उसमें डाला नहीं था क्वेश्चन में, बट ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ठीक किया जाए। तो भैया पहला बात तो एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ और रेट ऑफ GDP, भैया देश का GDP बढ़ा दो। अब देश का GDP कैसे बढ़ेगा, भैया देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लोग लगेंगे, लोग को काम मिलेगा, मतलब देश का ग्रोथ, देश का ग्रोथ होगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन भी खत्म होगा। कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, फिर आता पॉपुलेशन, ठीक है। तो भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो भैया पॉपुलेशन लिमिट हो जाएगा और उसके बाद सभी लोगों को काम मिलना स्टार्ट होगा, भैया ये करना जरूरी है। एनकरेज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भैया गाँव में जो एरिया एकदम बैकवर्ड है, भैया छोटा मोटा इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, छोटा मोटा इंडस्ट्री सेटअप होगा तो भैया छोटा मोटा इंडस्ट्री लेबर से चलता है, तो लेबर को जॉब मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम, भैया बोला ही था मैंने कि भैया एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिखाना होगा कि भैया जॉब कैसे लेना है, कि कहाँ कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, ये सब सिखाना होगा, ठीक है। टीचर्स को बताना होगा तो ये ठीक करना होगा। एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री अभी हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा प्लान भी लेके आए, PMEGP लोन वगैरह दे रहे हैं, जिससे कि लोग मतलब लोग बिजनेस अपना स्टार्ट करें, न्यू स्टार्टअप के लिए भी बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब रहेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी बेरोजगारी खत्म होगा। फिर चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का टेक्निक चेंज करना होगा, मतलब मिला के करना होगा, ज्यादा मशीन पर डिपेंड नहीं होना होगा, दोनों मिला के लेबर और मशीन का कॉम्बिनेशन मिला के प्रोडक्शन करना होगा, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ठीक है। आप देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है इसमें जो आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वर्क फोर्स, भैया वर्क फोर्स क्या होता है मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया था, ठीक है, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ लो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द फीमेल एज कम्पेयर टू द मेल, मतलब फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो क्यों कम है काम करने में, मेल का क्यों ज्यादा है। तो भैया रीजन है ना, पहला बात वर्क फोर्स मैंने बताया, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, आप रीजन पढ़ते हैं कि कॉजेस ऑफ लो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इन फीमेल, आपको भी पता है। सबसे पहले तो हम लोग को सोसाइटी एंड कल्चरल नॉर्म्स, आज के डेट में सोसाइटी फीमेल्स को काम करने से बहुत ज्यादा रोकता है, बहुत ज्यादा। अभी देखो बहुत ज्यादा बाहर में तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ में भी बहुत ज्यादा कल्चरल बैरियर्स है, जिसके कारण भैया मतलब जो फीमेल होता है उनको काम करने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सोशल सोसाइटी के कारण। फिर एजुकेशन एंड स्किल गैप इन मेनी रीजन वोमेन, मतलब बहुत सारा ऐसा रीजन है जहाँ पे वोमेन को उतना पढ़ाया नहीं जाता है, एजुकेशन उतना अच्छे से दिया नहीं, जिसके कारण उनका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है और वो लोग आपके पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ये भी दिक्कत है। फिर हाउस होल्ड रिस्पॉन्स, भैया घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी करना है मतलब घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए और उनका तो भाई लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाता है, ये भी दिक्कत है। फिर वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेटरी एंड जेंडर वाइज के कारण भी उन लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वर्क प्लेस अच्छा ना होने के कारण। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न के कारण भी लोगों को, फीमेल्स को काम करने नहीं दिया जाता है। फिर इनफॉर्मल, फिर हो गया, इतना पढ़ने से काम हो जाएगा।
फिर भैया हम लोग का चैप्टर नंबर 9, हम चैप्टर नंबर 9 में आ गए हम लोग। उसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग का बचेगा चैप्टर नंबर 11। ठीक है। फिर डिफाइन द एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। भैया एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड एबायोटिक, उसी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, पहला फंक्शन होता है कि इन्वायरमेंट सप्लाई करता है किसका, रिसोर्स का। आज के डेट में कुछ भी चाहिए आपको तो वो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है आपको। फिर एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट, आज के डेट में जो भी आप वेस्ट कचरा कूड़ा फैला रहे हो वो इन्वायरमेंट ही अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। फिर सस्टेन्स लाइफ, आज के डेट में हम लोग का जिंदगी को जीने के लिए कौन दे रहा है भाई, इन्वायरमेंट हमको, हम लोग को एयर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर जिससे कि हम लोग जी रहे मस्ती से। एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी हमारे लाइफ को कौन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कौन चेंज करता है भैया, इन्वायरमेंट चेंज करता है। ठीक है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन, डिफाइन द एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड देयर रीजंस। अब देखो यहाँ पे एक तो था ना आपको छूटा हुआ था कुछ, हाँ, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट क्या है, तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो ऊपर में जो भी फंक्शंस पड़ा वो एकदम स्मूथली परफॉर्म करे, उसके लिए इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब जितना चाहिए उतना निकालो, उससे ज्यादा मत निकालो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे डिफाइन द इन्वायरमेंट क्राइसिस एंड देयर रीजन। इन्वायरमेंटल क्राइसिस की का बारे में बताओ एंड उसका रीजन क्यों हो रहा है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, देखो इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन लीड द हेवी स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट। अगर मान लो कि पॉपुलेशन बढ़ेगा और अर्बनाइजेशन का मतलब टाउन सेटअप हो रहा है, नए नए इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहुंच रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा, अगर पेड़ पौधा काटोगे, ट्रीज वगैरह काटोगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होने वाला है। ड्यू टू दिस various resources already become extinct and while the other are reducing day by day। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन के कारण, पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण बहुत सारे स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसी को इन्वायरमेंटल क्राइसिस बोला जाता है। तो सम ऑफ रीजन क्या है, तो पहला बात है कि पॉपुलेशन भैया डे बाय डे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना इन्वायरमेंट को नुकसान है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जितना इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री बढ़ना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये हमारे लाइफ को स्ट्रेस भी दे रहा है। इन्वायरमेंट से निकला, मतलब आपके इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं कचरा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम लोग रिसोर्स को निकाल रहे हैं इन्वायरमेंट से, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर एफ्लुएंट कंजम्पशन, हम लोग को एक गाड़ी से काम हो जाएगा लेकिन हम 10-10 गाड़ी अपने पास रखे हुए, सोसाइटी में एक रुतबा दिखाने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन करे। फिर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करे, ये भी इससे इन्वायरमेंट क्राइसिस में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे भैया हो गया हम लोग का। ठीक है, अब मतलब पूछा गया कि बेसिकली पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का, एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड पॉल्यूशन। आपको ये पढ़ाने का नीड नहीं है हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने 2 करोड़ के लिए, ठीक है ना, BVI। डिफाइनिंग ग्लोबल वार्मिंग, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को भैया हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन से होता है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स क्या होगा कि जो पोलर आइस होगा पिघल जाएगा, इससे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आएगा, फिर मेनी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया आएगा, ठीक है ना, मलेरिया, डेंगू, ये सब फैलने लगेगा। फिर हम लोग का ये क्वेश्चन है भैया कि देखो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सब, जो ग्लोबल वार्मिंग था वो लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सब कभी कंप्लीट करेंगे। ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ठीक है, तो फ्रॉम द रिवर्स throwing the plastic, ocean, etc. The ozone layer of the Earth stratosphere is layer of atmosphere that absorb the most ton of ultraviolet radiation। देखो ओजोन लेयर का सिंपल सा बात है कि ओजोन लेयर एक पर्दा होता है जो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को हमारे बॉडी तक पहुंचने से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर में अगर डिप्लेशन हो जाएगा तो भैया सब कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगा तो स्किन कैंसर वगैरह सब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी को भैया ओजोन लेयर डिप्लेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या भैया, वही मैंने बोला स्किन कैंसर वगैरह होगा, तो ओजोन लेयर के बारे में पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये पढ़ना, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, पढ़ लेना जरूरी है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन एनवायरनमेंट। इंडियन एनवायरनमेंट आज के में कौन कौन सा चैलेंजेस भैया फेस कर रहा है, तो भैया पहला फेस कर रहा है डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आज के दिन में पेड़ पौधा बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, क्योंकि हम लोग को इंडस्ट्रियल, हम लोग मतलब जो पेड़ पौधा लैंड एरिया है जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है उसको काट के आज को अर्बन एरियाज में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब प्लेन एरिया में करके कन्वर्ट किया जाके बाद में उसमें अर्बन एरिया इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। तो डिफोरेस्टेशन ऑफ लैंड करने के कारण आज के दिन में हम लोग के इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फिर नेक्स्ट आपका लैंड डिग्रेडेशन। अब देखो बहुत ज्यादा, देखो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब देखो डिक्रीज इट रेफर्स टू डिक्रीज एंड डिक्लाइन द
प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। अब देखो, इन अदर वर्ड्स इस टू डिक्लाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, वेजिटेशन कंडीशन ऑफ द कॉमनली कोज। देखो बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन के कारण फिर केमिकल फर्टिलाइजर यूज के कारण लैंड का क्वालिटी डे बाय डे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्या आपका सोइल इरोजन है। सोइल इरोजन का मतलब जो जो जमीन का अपर लेयर है वो बहुत ज्यादा हवा, मतलब जो आपका साइक्लोन वगैरह आता है ना, उसके कारण अपर लेयर जो जमीन का है, फिर फ्लड वगैरह आने के कारण जमीन का अपर लेयर जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है वो सब गायब हो रहा है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस, बहुत सारा एनिमल्स जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो डे बाय डे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। ठीक है, ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट भैया, define the sustainable development and how to achieve and attain the sustainable development and write the strategies of achieving the, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम पढ़ लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करो विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब प्रेजेंट में इस तरीके से यूज करो कि इसका फ्यूचर में भी बचा रहे, तो उसको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर हाउ टू अटेन एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट द स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले अचीव सस्टेनेबल कैसे, पहले बात तो पॉपुलेशन को लिमिट कर दो। पॉपुलेशन को अगर लिमिट करेगा तो फ्यूचर के लिए कुछ कुछ बचा रहेगा, सब आज ही खत्म नहीं होगा। फिर केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का अच्छा से यूज करना। ठीक है, जितना चाहिए उतने स्टेक करो, उससे ज्यादा स्टेक्ट मत करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढो, सीधा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर डिपेंड मत रहो, उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। ठीक है, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, भैया ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो भैया इन्वायरमेंट क्राइसिस में जाएगा, तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो भैया आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाओ। इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी बना जो कम रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट दे अपने को। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजीज फॉर द सस्टेनेबल, पहला कि यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स को जैसे एलपीजी वगैरह का यूज करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो मतलब रिसेंटली पास्ट में कुछ साल पहले डेवलप किया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी, उन सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करो। ठीक है, जिससे कि ज्यादा, जैसे कि विंड पावर, सोलर एनर्जी का यूज करो। उसके बाद पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपको यहाँ से कहीं भी जाना है तो भैया ज्यादातर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करो, अपना पर्सनल कार वगैरह का यूज करो, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इजिली अचीव हो जाए। उसके बाद भैया क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अब ट्रेडिशनल नॉलेज, खेती बाड़ी के लिए ट्रेडिशनल वे यूज करो, फिर से ट्रेडिशनल वे में सब कुछ करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, जैसे कि आपको कुछ भी हो रहा है तो आप लोग मेडिकल में डिपेंड हो जाते हो, ट्रेडिशनल जैसे आयुष आयुर्वेदिक वगैरह का हेल्प लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट भाई क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पता है कि फूड को नेचुरली उगाया जाता है, तो भैया उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। जहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया नहीं जाता है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। ऑर्गेनिक, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है। एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। पहला बात, इन्वायरमेंट बेनिफिट। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो इससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचता है। उसके बाद हेल्थियर प्रोड्यूस, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मतलब सामान उगता है, हेल्थ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है ही नहीं। उसके बाद सोइल हेल्थ इंप्रूव, मतलब सोइल का जो मिट्टी का हेल्थ है वो भी अच्छा हो जाता है। उसके सस्टेनेबिलिटी लंबे समय तक रहता है। फिर हायर मार्केट वैल्यू, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सामान का मार्केट में ज्यादा रेट मिलता है, ये फायदा है। फिर ये नुकसान क्या भाई, लोअर एल्ड्स। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो ज्यादा आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा, एल्स मतलब आउटपुट ज्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि कम उगेगा। ठीक है, उसके बाद हायर कॉस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ज्यादा खर्चा होता है, टाइम भी ज्यादा, फिर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लिमिटेड सेल, इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, और सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये तो भी हो गया हम लोग, है ना। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो करना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वीबीआई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इज इकोनॉमिक ग्रोथ ए कॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अगर मान लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इससे इन्वायरमेंट को नुकसान है, भैया यस, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुंचेगा ना भाई। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी सिग्निफिकेंट कॉज द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, बट इस इम्पैक्ट डिपेंड्स हाउ इज ग्रोथ इज मैनेज्ड। पहला बात है रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन होगा,
ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफन लीड्स टू द एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचर। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला रिसोर्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करो, जब रिसोर्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, माइनिंग करोगे, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट रिसोर्स कम होते जाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। फिर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जितना आप ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे उतना इंडस्ट्रीज बैठाओगे, इंडस्ट्री से ज्यादा आपका कचरा निकलेगा, पॉल्यूशन होगा, ये भी दिक्कत है। ठीक है। उसके बाद से क्लाइमेट चेंज भी होगा, लोग बहुत सारा एनिमल्स या बहुत सारा मतलब इंडस्ट्री सेटअप, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद बहुत सारा एनिमल्स स्पीसीज डे बाय डे गायब हो रहा है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी है। फिर व्हाट डू मीन बाय द मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल टूरिज्म क्या होता है भैया, एक या दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। मेडिकल टूरिज्म, द मेडिकल टूरिज्म refers to the practice of traveling to the another country to seek medical treatment often due to the cost saving and higher, मतलब जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब दूसरे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे कॉस्ट आपको कम है तो उसको मेडिकल टूरिज्म बोला जाता है। हटाइए भैया इसको। फिर लास्ट हम लोग का चैप्टर ये वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन विथ नेबर्स। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे इन दिस चैप्टर, चलो इतना तो नहीं पढ़ना हम लोग को, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना के बारे में। ठीक है, चाइना के बारे में बात करेंगे, डिफाइन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना। ऑफ है, हाँ ये वाला ऑफ है चाइना। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी चाइना के बारे में बात करेंगे तो चाइना का देखो, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, चाइना हैज एडॉप्टेड 3 स्ट्रेटेजीज टू प्रोसीड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बन गया था, उसके बाद चाइना ने 3 तरीका का स्ट्रेटेजी अपने जिससे कि वो डेवलपमेंट उसने स्टार्ट किया। पहला बात है गवर्नमेंट कंट्रोल, पता ना गवर्नमेंट कंट्रोल, सबसे पहला बात है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सबसे पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाया, ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लाया कि एंटायर सभी चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट ही राजा है, गवर्नमेंट ही सब कुछ है। तो गवर्नमेंट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट decision which build the economic of China is to the brought all the sector of the economy, enterprise and lands owned and operated by the individuals under the government control। आज के दिन में कुछ भी करना होगा तो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। अगर मान लो कि इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहा है तो वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होगा। फिर चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेके, भैया ये पढ़ लेना, बीबीआई इंपॉर्टेंट है, इसका अंदर से भी व्हाट डू मीन ग्रेट लीप फॉरवर्ड या डिफाइन ग्रेट लीप फॉरवर्ड या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसके बारे में आ सकते हैं, पढ़ लेना ये वाला। और ग्रेट प्लूटोनियम कल्चर रिवोल्यूशन ये भी पढ़ लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। इन 1958 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को लाया। मतलब इस कैंपेन के थ्रू मतलब मॉडर्नाइजेशन किया गया, क्या किया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया, पीपल्स को एनकरेज किया गया, भैया आप बैकवर्ड एरिया में जाओ, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करो। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एड्स टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी अच्छा, जिससे कि क्या हो गया, चाइना का ग्रोथ बहुत बढ़ गया। फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन बाय मो शेटुंग ये लाया। ठीक है, इसमें क्या गया कि जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लोग थे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है उनको गांव, प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट को गांव में भेजा गया, भैया बोला कि जाओ देखो कि प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड लेवल में काम करो। इससे क्या होगा, अगर वो लोग जाके ग्राउंड लेवल में काम करेंगे, इससे कि वो लोग एक एडवाइस देंगे जो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा और देश के लिए भी अच्छा है, ये भी लेके आए इन लोगों ने। फिर चाइना ने रिफॉर्म्स फेज लाया, चाइना ने रिफॉर्म्स लाया। ठीक है, तो चाइना रिफॉर्म्स इन फेजेस, चाइना ने रिफॉर्म्स को 2 फेजेस में लाया, चाइना ने 2 तरीके से रिफॉर्म्स लाया। पहला रिफॉर्म इन द इनिशियल फेज, रिफॉर्म्स विल इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। पहला फेज में चाइना ने रिफॉर्म्स लाया, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को चाइना ने ठीक किया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को ठीक किया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को ठीक किया। इट इंक्लूड्स ऑल एलोकेशन ऑफ लैंड टू द जनरल पब्लिक हु वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर द पेइंग द सर्टेन। मतलब इसमें चाइना ने क्या किया कि किसानों को लैंड दे दिया कि भैया आप लोग इसमें खेती वेती करो, अब कुछ टैक्स हमको देना, बाकी आपका ये सब किया चाइना। फिर लेटर फेज में चाइना ने देखो 2 फेज हुआ, पहला फेज में तक चाइना ने 3 सेक्टर को डेवलप किया, फिर लेटर फेज में चाइना ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया था। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया था हम लोगों का गवर्नमेंट ने, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा से डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाया था। फिर चाइना ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम को लाया, क्या लाया भाई, डुअल प्राइसिंग सिस्टम। चाइना ने बोला देखो आप 100% कोई भी सामान उगाओगे तो उसका 50% मेरे दाम में बेचना होगा और 50% आप जितना अपना दाम में बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइना ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम स्टार्ट किया। 50% जो चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से बेचना होगा, तो ये पैसा ये वाला तो सामान तो कम दाम में मिलेगा ना, इससे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को हेल्प होगा, तो इसलिए चाइना ने ऐसा पॉलिसी अपनाया। 50% इसे मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, फिर चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का गठन किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पे सब कुछ एकदम कम में मिलता है, आपका लेबर्स कम में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम में लगेगा, उसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया है। फिर नेक्स्ट, ट्राई टू रीजन फॉर द रैपिड इकोनॉमिक, भाई ये सब जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, सब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राइट टू रीजंस फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना का 2 रीजन बताओ, मतलब
चाइना में इतना ज्यादा ग्रोथ फास्ट कैसे हुआ? तो भैया दो रीजन है इसका। तो दो रीजन क्या भैया? पहला बात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। तो चाइना इंट्रोड्यूस द मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, मार्केट के ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाए इन्होंने। डेंग सियोपिंग अलाउिंग द प्राइवेट एंटरप्राइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने बनाया, जिससे कि आपका बूस्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेंड। फिर दूसरा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लाया, अर्बनाइजेशन लाया, एनर्जी बनाया, पोर्ट्स बनाया, रेलवे बनाई, क्योंकि वो डेवलपमेंट ज्यादा स्पीड में हुआ चाइना का। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना। अब चाइना का ब्रीफली डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना ने कैसे किया? रेफर टू द नंबर वन, जो नंबर वन क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था वो सेम क्वेश्चन का आंसर ये वाला, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका नंबर वन वाला आंसर है, ठीक है। अब हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि भैया पाकिस्तान ने क्या क्या किया था। तो भैया इंडिया के साथ ही पाकिस्तान को भी क्या इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, ठीक है। पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे दोनों मिलजुल के, मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते हैं। फिर चाइना में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। चाइना में भी ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? चाइना में ग्रीन रेवोल्यूशन भैया 1957 में, इंडिया से पहले आया था, ठीक है। फिर चाइना ने भी बहुत सारा डेवलपमेंट पॉलिसीज को लाया, फिर अपने डोमेस्टिक व्यापार को भी बचाया था। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसने भी देखो चाइना ने प्राइवेट सेक्टर के रोल को बहुत जल्दी बढ़ा दिया था एज कम्पेयर टू द इंडिया, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, चाइना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था यूरोपियन कंट्री से, ठीक है ना। फिर देखो राइट टू रीजन फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, राइट टू रीजन फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का दो रीजन बताओ पाकिस्तान में, ठीक है। पहला मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, मतलब जो भी चाइना ने पॉलिसी बनाया और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण इसका ग्रोथ नहीं हो पाया। फिर एनर्जी क्राइसिस और पुअर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी ना होने के कारण चाइना में क्राइसिस आया। अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, one similarity in the economic policy of India Pakistan is the both countries initially adopt the mixed economy। मतलब अगर सब कंपैरिजन करने जाओगे तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब देखो कंपैरेटिव स्टडी इंडिया पाकिस्तान ने चाइना, सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे, ये बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। मेंशन वन, क्या है? मेंशन वन सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऐसा कौन सा एक पॉलिसी था जो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने सेम अपनाया था? तो भैया मिक्स्ड इकोनॉमी चाइना एंड इंडिया दोनों ने ही अपनाया था। फिर राइट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो पहला बात बहुत अच्छा से मैंने डिफाइन किया है, ये देखना इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, ठीक है ना। तो पहला बात पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 143 बिलियन है, पाकिस्तान का 240 मिलियन है और चाइना का 1.4 बिलियन है, मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द। आपको कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से चार्ट बना लेना। चार्ट बनाने के बाद नीचे में मैंने बहुत अच्छा सा डिफाइन भी किया, उस तरीके से डिफाइन करा, बड़ा मजा आंसर आपका क्या मार्क्स मिलने वाला है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.8% है, पाकिस्तान में कितना है आपका 2.0, आपका चाइना में 1%, बहुत कम है। इंडिया में चाइना से ज्यादा है और आपका पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फर्टिलिटी रेट पर बर्थ पर वुमेन 2.0, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1.2 है। उसके बाद से अर्बनाइजेशन यहाँ पे 36 से 39 है और 65 है। मतलब अर्बन पॉपुलेशन कितना लगा हुआ है भाई? तो अर्बन पॉपुलेशन इसमें 36, 39 एंड 65, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने का जो क्षमता होता है, सबसे ज्यादा चाइना में 78 है, 78 ईयर्स लोग जीते हैं, यहाँ पे 70 साल, यहाँ पे 67 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल के अंदर में मर जाना बच्चों का, तो ये 27 इंडिया में, चाइना में 6 है और ये 54 है। यहाँ पे बहुत अच्छा से इसको कंपेयर करके भी मैंने रखा हुआ है कि चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू द पास्ट वन चाइल्ड पॉलिसी, व्हाइल द पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। फिर चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेटिंग द बेटर हेल्थ केयर। इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल हैव द फर्टिलिटी रेट्स मोर देन द चाइना थ्रू द इंडिया से डिक्लाइनिंग। तब इस तरीके से बना के लिखोगे ना भाई, मार्क्स तुम देखना जबरदस्त मिलेगा तुम लोग, ठीक है ना। फिर ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट HRD। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामला में भैया चाइना सबसे हाई है, इंडिया मीडियम में है, पाकिस्तान लो है। लिटरेसी रेट पहले दिखा में इंडिया 77 है, चाइना 97 है, पाकिस्तान तो भैया पता ही है, छोड़ो बोलना नहीं है। ग्रोथ सेटलमेंट रेशियो मतलब जो लोग एजुकेशन में एनरोल करके रखे हुए, इंडिया में 30%, चाइना में 60, इसमें 25। और पर कैपिटा इनकम
कितना आपका 2600, इसमें 12005, इसमें 1600, ठीक है। फिर पॉवर्टी रेट इंडिया में 10% है, पाकिस्तान में 21, इसका में 0.2%, भाई बहुत कम है। एक्सेस टू क्लीन वाटर में इंडिया 92 है, पाकिस्तान चाइना 99 है, पाकिस्तान लिटरली बहुत कम है। फिर यहाँ एनालिसिस बहुत अच्छा दी कि चाइना इज द HID, चाइना में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर से बढ़िया है, लिटरेसी रेट अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, ठीक है, जिससे कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है। इंडिया परफॉर्म्स बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है बट स्टिल चाइना से कम है। पाकिस्तान का बहुत लोएस्ट लिटरेसी रेट है, फिर पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, फिर इम्पैक्टिंग द इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर कंक्लूजन भी मैंने दिया भाई, इससे अच्छा आपको आंसर राइटिंग स्किल कहाँ मिलेगा भाई, पढ़ लो भाई, आप लोग के लिए बना हुआ है वीडियो। चाइना इज द अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीडिंग द हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड। मैं क्या करूंगा कि वीडियो के अंत पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आज को देख लेना आप लोग, कल जैसे मैंने इको में प्रोवाइड किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट, write a comparative note on the contribution of agriculture, industrial sector, service sector to respective economics of China, India and Pakistan। आप देखो यहाँ पे लिखा ना, write a comparative note on contribution of agriculture, industrial, service sector to the respective economy of China। देखो यहाँ पे देखो, देखना, चलो अब देखो यहाँ पे स्टडी किया, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर टू द GDP, ठीक है। तो भैया देश का देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर से देश का GDP कितना परसेंट बढ़ता है, इंडिया में 16%, पाकिस्तान में 22, चाइना में 7% ओनली। इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडिया का GDP बढ़ता है 30%, इसका 19% और चाइना का 39%, बहुत ज्यादा है। और सर्विस सेक्टर से इंडिया का 54, इसका 59, इसका 54, ये चाइना, इस मामले में इंडिया चाइना दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ सेक्टर वाइज पूरा इसको डिफाइन मैंने करके रखा हुआ, अब देख लेना, ठीक है। चैप्टर फिर आउटलाइन दी कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आउटलाइन दी कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस एंड फेलियर, कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस एंड फेलियर बताना है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। तो भैया कॉमन डेवलपमेंट एंड सक्सेस फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला बात कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ, अब देखो बोथ कंट्रीज अचीव द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 to 70, इंप्रूव द फूड सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर लीड द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, ये सब सक्सेस है दोनों कंट्री का। फिर ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, इन लोग का दोनों का ग्रोइंग सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा रिपीट चेंजेस हो रहा है, ठीक है। Both nations have seen the rapid growth in their service sector, especially telecom, communication, banking, and IT companies. India's IT industry, Infosys, and Pakistan freelance sector contribute significantly rise to GDP, ठीक। फिर एक्सपैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। मेजर द इम्प्रूवमेंट द रोड्स, रेलवे, मेट्रो सिस्टम, इंडियाज दिल्ली मेट्रो एंड पाकिस्तान लाहौर मेट्रो फेमस है। एक्सपांशन ऑफ पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ये सब हुआ। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स में देखो यहाँ पे, बोथ कंट्रीज हैव द यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, दोनों कंट्रीज में यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द लार्ज लेबर फोर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर कॉमन डेवलपमेंट फेलियर, अब फेलियर क्या क्या है, तो भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट इश्यूज, दोनों कंट्री में गवर्नमेंट इश्यूज तो भैया बहुत है, आपको भी पता है। फिर इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, दोनों कंट्री में गरीबी बहुत ज्यादा है। फिर से आपका इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा चलता है, एनर्जी क्राइसिस भी है, पावर शॉर्टेज भी बहुत होता है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपका पूरा का पूरा इंडियन डेवलपमेंट होता है खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। भैया आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भैया दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और आज मैंने जो भी पढ़ा आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक आप लोग जाके गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और आपको अगर आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कीजिए, तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।